तो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने लाइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था और इस टॉपिक में इस वाले लेक्चर में हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला पॉइंट हमने लिया हुआ है, पहले हम डिस्कस करेंगे प्रकाशिक माध्यम। दूसरा, प्रकाशिक किरणों की आत्मनिर्भरता, मतलब कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो एक दूसरे को किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, और उसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और उसके बाद क्या क्या नियम फॉलो होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। तो फिर चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले आता है कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्टिकल मीडियम पढ़ रहे हैं। तो अभी आप कहोगे अच्छा ये क्या बकलोली है, अभी तो बोला था कि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि जो सन से लाइट आती है वो बिना किसी माध्यम के हम तक पहुंच जाती है। तो फिर हम प्रकाशिक माध्यम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये कहने का मतलब कुछ यूं है कि लाइट को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती चलने को, लेकिन फिर भी अगर उसे मीडियम दिया जाए तो वो किन किन मीडियम में चल सकता है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइट को बेशक किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर उसे जबरदस्ती कोई मीडियम दिया जाए तो वो किन किन मीडियम को पार कर सकता है, मतलब किन किन मीडियम में प्रोपागेट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट की प्रोपागेशन के हिसाब से हमने तीन मीडियम हम पढ़ते हैं, क्लासिफाइड किया जाता है। जो सबसे पहले आता है वो आता है पारदर्शी माध्यम, आप लिख लेना माध्यम। ठीक है, और एक दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, और एक दूसरा आता है अल्प पारदर्शी। ठीक है, और एक तीसरा आता है अपारदर्शी। इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, और इसको बोलते हैं ओपेक। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले पारदर्शी का मतलब होता है, जैसे कि आप नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि पारदर्शी, पार का मतलब आर पार, दर्शी माने जिसको देखा जा सके। ठीक है, तो कोई ऐसा मीडियम जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे आप एक पानी ले लो, पानी के आर पार तो देख सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत गहराई तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे एक स्विमिंग पूल हो तो उसका जो निचला वाला बॉटम होता है वो आप ऊपर से बहुत आसानी से देख सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप कांच ले लो, हवा ले लो, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पारदर्शी माध्यम है। तो जब हम लाइट इनमें डालते हैं तो लाइट इनसे होकर बाहर निकल जाती है, मतलब कि जो पारदर्शी माध्यम होते हैं इनमें लाइट का संचरण हो जाता है। तो अब इसमें एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो वाटर, कांच, मतलब इसको ग्लास बोल सकते हो आप, और उसके बाद होता है एयर, ETC। ये सभी जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, मतलब इनके आर पार लाइट जा सकता है। अल्पपारदर्शी मतलब जो ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब क्या, अल्पपारदर्शी मतलब थोड़ा बहुत पार होगा लेकिन बहुत थोड़ा बहुत। अभी फॉर एग्जांपल आप शीशा ले लो। ठीक है, शीशे को घिस दो, कहीं आप जमीन पे रगड़ दो, घिस दो, या फिर आप एक रफ ले लो, रफ का पेपर ले लो अपने, उसपे थोड़ा सा ऑयल गिरा दो। ठीक है, तो ये ट्रांसलूसेंट टाइप का बिहेव करते हैं, जिससे कि लाइट बहुत हल्का फुल्का पार हो पाता है। ठीक है, लाइट बहुत हल्का फुल्का पार हो पाता है, जिसे कि हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और ऑयली कागज आप ले सकते हो इसमें। ठीक है, और अपारदर्शी का मतलब इसको पार ही ना कर पाए। जैसे कि ये हमारे पास एक पेपर है, इस पेपर को लाइट तो पार कर नहीं सकती है, तो ये क्या हो गया, ये ओपेक हो गया। आपके पास जो भी चीजें हैं, दीवार हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, इन सबको पार नहीं कर सकता लाइट, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि कागज हो गया, और मेटल हो गया, कोई सा भी मेटल ले लो, आप कुछ भी ले लो जिसको लाइट पार नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीजें होती हैं आपकी ऑप्टिकल मीडियम। अब उसके बाद हम आते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था लाइट का जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, कि लाइट एक दूसरे को डिपेंडेंसी क्या है, मतलब क्या लाइट वेव्स एक दूसरे को डिपेंड करती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक लाइट है, अब देखो लाइट अच्छी नहीं बनेगी तो कोई नहीं, आप समझ लेना कि ये लाइट है। ठीक है, और एक लाइट हमारे पास कुछ जो है। ठीक है, अब आप देखो लाइट अच्छी नहीं बनेगी, हंसना नहीं। ठीक है, ये मान लेते हैं लाइट सोर्स से। एक लाइट सोर्स मान लो ऐसे, इसकी लाइट सोर्स ऐसे आ रही है और इसकी लाइट सोर्स ऐसे जा रही है।
तो क्या ये लाइट एक दूसरे को इफेक्ट करेगी? क्या ऐसा होगा क्या कि ये वाली जो लाइट सोर्स है ये आई और इसको मुड़ा ली, बोली भाई चल तू मेरे साथ, चल चल चल, और इसको उधर न जाने दी, बल्कि इसको भी बोली चल तू मेरे साथ, इधर लाके इसको मुड़ा कर यहाँ बड़ा सा गोला बनाया, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। आप इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप दो लाइट लो, ऐसे से एक दूसरे को क्रॉस करके जलाओ, तो आप देखोगे कि इस वाले लाइट का अगर स्पॉट यहाँ बन रहा है और इस वाले लाइट का स्पॉट बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि इसका जितना उजाला यहाँ पर होगा वो उतना ही होगा, आप चाहे इसको जला दो फिर चाहे इसको बुझा दो। सिमिलरली इस वाले के लिए भी होगा कि इसका जो स्पॉट बनेगा यहाँ पर भी उतना ही होगा जितना पहले रहेगा, फिर चाहे आप इसको जला दो या फिर बुझा दो। मतलब ये लाइट वेव्स एक दूसरे को डिपेंड नहीं कर सकती हैं, नहीं करती हैं, बशर्ते जो सोर्स है वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना, ये अलग अलग होना चाहिए। एक ही लाइट सोर्स होता है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, ये आप लोग को बाद में पढ़ना होगा। आप यंग स्लिट्स का जब पढ़ोगे, इंटर में जाओगे तो यंग स्लिट्स मिलेगा, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कहाँ पे स्पॉट बन जाते हैं, कहाँ पे डार्क आती है, कहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। ये आपको इंटर में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप बेसिकली बस ये जानो कि जो लाइट सोर्सेज अगर अलग अलग लाइट सोर्सेज हैं तो वो एक दूसरे को बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। आप चाहे इस एक लाइट को जलाओ, एक लाइट को बुझाओ, कोई मतलब नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने एक लाइट को इधर जलाया हुआ था, एक लाइट को इधर जलाया और इस वाले को आया गुस्सा, इस वाले ने इस वाले को पकड़ के खींचा, बोला चल मेरी तरफ, तो उधर नहीं जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये हो गई म्यूचुअल डिपेंडेंसी। अब देखिए, अब हमने एक नेक्स्ट लेक्चर लिया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। देखिए, आप लोग नोट्स खुद से बनाइए। ठीक है, आप लोग खुद से नोट्स बनाओगे, आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छा होगा। आप इनको यूज करें सिर्फ पढ़ने के लिए। आप जो भी चीजें समझ पा रहे हैं उन चीजों को आप अपने हाथों से लिखें, अपने शब्दों में लिखें, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिफ्लेक्शन, पहली बात तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो अब देखिए, कोई चीज हमें कब विजिबल हो पाती है, अब कोई चीज अंधेरे में रखी हुई है, हम उस पर लाइट डालेंगे, जब उस पर लाइट पड़ेगी तब वो चीज हमें दिखेगी। इसका मतलब परावर्तन में कहीं ना कहीं लाइट का खेल है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है परावर्तन में, जब किसी भी सतह पर, जरूरी नहीं है वो चमकदार सतह पर ही हो, ठीक है, लाइट जब किसी भी माध्यम से जाती है, टकराती है, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम परावर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई भी चीज रखी हुई है, आप इसे रैंडमली कुछ भी मान सकते हो, ये लाइट आएगी, इस पर पकड़ेगी और इससे टकराकर वापस इसी मीडियम में चली जाएगी। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप कहोगे कि अच्छा इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन लिखने के लिए आप बहुत सिंपल तरीके से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो लौटकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एंड इन इंग्लिश आप लिख सकते हो, मैं दोनों में लिखना नहीं चाह रही, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आप इसे ऐसे लिख सकते हो, when light incidents on any surface, it reflected back to that medium. This phenomenon is called reflection of light। ठीक है, आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि हर जगह परावर्तन होगा, परावर्तन का कुछ रूल नहीं होगा। ठीक है, परावर्तन का कुछ नियम होता है, कुछ कंडीशंस फॉलो होंगे तभी जाकर के रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका परावर्तन का नियम।
इसके बस 2 ही नियम है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल से है, आपको याद होना चाहिए और आप बेसिकली खुद ही एज्यूम कर लोगे कि हाँ ऐसा ही होगा, तभी जाकर के रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी, कोई एक लाइट वेव मिल जाए और हमें कोई एक ऐसा मीडियम मिल जाए जिस पर लाइट पड़े और टकरा कर वापस से मीडियम में चला जाए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक चमकदार सतह है, जैसे प्लेन मिरर के रूप में हमने मान लिया, कुछ भी ले सकते, जरूरी नहीं है प्लेन मिरर हो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, ये लाइट आई इससे टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे वापस चली जाएगी। अब देखो आपके मन में एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये टकराई तो इसको इधर भी आना चाहिए, उधर भी जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अपने नियम से ही तो परावर्तित होगी, इसी को तो परावर्तन का नियम कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट लॉ होता है, इसका रिफ्लेक्शन का, उसका फर्स्ट लॉ होता है कि आपतित किरण इंसिडेंट रे, मतलब देखो पहला जो लॉ होता है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, एंड आपतन बिंदु क्या होती है, जिस पॉइंट पर ये रे गिरती है, ठीक है ना, एंड आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो ये देखो, ये लाइट क्या है, ये लाइट गिर रही है, ठीक है, तो ये हो गई आपतित रे, और ये लाइट वापस जा रही है, यहाँ से टकराने के बाद वापस जा रही है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका अभिलंब, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। और आपतन बिंदु, ये रहा आपका आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो देखो ये आपतन बिंदु यहीं पर आया, अभिलंब ये भी यहीं पर आया, रिफ्लेक्टेड रे ये भी यहीं पर आया, और ये एक ही तल है। तो पहला नियम तो हमने देख लिया कि रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तो तीनों एक ही तल में है। दूसरा एक चीज आप देख रहे हो कि इस अभिलंब से देखकर आप जूम कर सकते हो, जो कि इसका नियम भी है, इस अभिलंब से ये जितने एंगल पर गिरी है, जितने एंगल पर लाइट फॉल हुई है, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई है। इसको हम आई एंगल से दिखा सकते हैं, इसको आर एंगल से दिखा सकते हैं। ये है आपका आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, ठीक है। तो दूसरा जो नियम होता है वो होता है आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, मतलब कि अभिलंब से, अब कोण हम किससे लेंगे, एंगल लेने के लिए हम इस सरफेस का यूज नहीं करेंगे कि इस सरफेस से जितना एंगल पर गिरेगी, नहीं, बल्कि इस नॉर्मल से जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। इसको हम यूज भी दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करेंगे किसी अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।